हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, या पूंजी की सीमांत दक्षता से आप क्या समझते हैं। यह कंसेप्ट एक निवेशक की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी निवेशक जब किसी बिजनेस में कोई निवेश करता है तो वह दो बातों को ध्यान में रखता है। नंबर एक, MEC, और नंबर दो, ब्याज की दर। इन दोनों के आधार पर वो अपने व्यवसाय में कितना निवेश करना है, निवेश किया जाना है या निवेश नहीं किया जाना, ये निर्णय मुख्यतः इन्हीं के आधार पर लेता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं, जैसे डिप्रेशन चल रहा है या राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, कोई युद्ध की स्थिति तो नहीं है, आने वाला समय कैसा है, गवर्नमेंट बदलने वाली तो नहीं है, और भी बहुत सारे निवेशक के निर्णय को प्रभावित करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट के आधार पर देखते हैं तो MEC और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों का एक निवेशक के निर्णय पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ देखिए, कोई भी निवेशक केवल इसी स्थिति में ही निवेश करेगा जब MEC की वैल्यू जो है वो R से ज़्यादा होगी, ब्याज की दर से अधिक होगी। क्योंकि MEC एक निवेशक के लिए प्रतिफल की दर है। जो उसने खर्च किया है, उस खर्च से जो रिटर्न्स मिलेंगे वो MEC होती है। और ब्याज की दर एक निवेशक के लिए लागत है, क्योंकि उसने ऋण लिया है और लोन लेकर के उसने इन्वेस्ट किया है, मशीनें लगाई हैं, इंडस्ट्री खोली है। उस इंडस्ट्री से जो रिटर्न्स मिलना है प्रति वर्ष, वो तो MEC के रूप में मिलेगा। और जो उसकी लागत आएगी उस पूंजी को लगाने में आई, वो जो है ब्याज की दर के बराबर उसको उसका हर वर्ष ब्याज का भुगतान भी करना है, मूलधन के साथ साथ। तो वो एक तरह से ब्याज उसके लिए लागत है और MEC उसके लिए रिटर्न्स है। इसलिए जब तक रिटर्न्स ब्याज की दर से ज़्यादा होंगे तभी तक वो निवेश के लिए प्रेरित होगा। तो यहाँ अपने बात करेंगे केवल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की MEC क्या है। तो देखिए, इरविंग फिशर एक ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम 1930 में MEC का सबसे पहले प्रयोग किया। MEC क्या है तो समझिए, किसी पूंजी पदार्थ में एक अतिरिक्त इकाई से निवेश करने पर जो लाभ दर प्राप्त होने की आशा होती है उसे पूंजी की सीमांत दक्षता कहते हैं। कुरिहारा ने इसे इस तरह से समझाया है, यह अतिरिक्त पूंजी पदार्थ की भावी आय एवं उसकी पूर्ति कीमत के बीच अनुपात है। मतलब इस प्रकार अतिरिक्त पूंजी पदार्थ की लागत पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर ही MEC कहलाती है। इसे इस सूत्र के द्वारा भी समझा जा सकता है। MEC इक्वल टू Y का मतलब है प्रत्याशित आय, और भाग SP, S के मतलब है सप्लाई प्राइस, पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत का मतलब क्या है? उस पूंजी पर खर्च होने वाली आय या उस पूंजी पर खर्च होने वाली लागत, आय नहीं लागत हम कहेंगे, यानी उस पर जो लागत लगी है वो SP है, सप्लाई प्राइस है। यानी उस पूंजी की पूर्ति करने पर जो लागत आई उसे हम उसकी पूर्ति कीमत या उसकी लागत कह सकते हैं। और प्रत्याशित आय का मतलब क्या है कि किसी मशीन के समस्त जीवन काल से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय से है। क्योंकि कोई भी पूंजीगत पदार्थ या मशीन, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है। वो शीघ्र नाशवान वस्तु नहीं है जो एक बार यूज किया और खत्म हो जाएगी। एक मशीन यदि लगी है या इन्वेस्ट की गई है, उसको सेटअप किया गया है, तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल वो चलेगी। जब तक वो चलेगी तब तक वो आय सृजित करेगी। तो उसका यदि एक मशीन का 10 साल उसकी बुनियाद है, तो 10 साल यदि वो कार्य करती है तो 10 साल में वो कितनी आय सृजित करके देगी।
वो उसके समस्त जीवन काल से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय होगी। इसी को ही पूंजी की समस्त जीवन काल से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय कहा जाता है। तो देखिए, प्रोफेसर किन्स ने इसे थोड़ा अलग तरह से समझाया है। उसने उसे बट्टे के दर के बराबर एमईसी को माना है। बट्टा दर क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की दर का बिल्कुल उल्टा। चक्रवर्ती ब्याज की दर का मतलब है कि जब हम पैसे कहीं कोई बढ़ाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, मान लेते हैं उस पर चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है तो वो बढ़ रहा है, 1 लाख से 1,20,000 हो गया। लेकिन डिस्काउंट रेट का मतलब होता है उसको, उसमें डिस्काउंट किस रेट से उसको कम किया जा रहा है, ये उसके विपरीत उसको घटाता है। एक तो अमाउंट को बढ़ा रहा है, एक उस अमाउंट को क्या कर रहा है, कम करके दिखा रहा है। तो ये एक ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की दर का कि हम यूं कहें कि इनवर्स प्रोसेस है डिस्काउंट रेट। तो केन्स क्या कह रहा है कि एमईसी उस बट्टा दर के बराबर होती है जिससे एक पूंजी परिसंपत्ति के समस्त जीवन काल से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय को उस परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत या प्रतिस्थापन लागत के बराबर हो जाए। मतलब यदि किसी पूंजी पदार्थ के पूरे जीवन काल से वो जितना पूंजी कमा के देगी, जितनी आय सृजित करके निवेशक को देगी, वो सारी प्रत्याशित आय को इस तरह से कम करें, इस दर से कम करें कि उसका वर्तमान मूल्य जो है वो उसकी लागत के बराबर हो जाए। यानी एक पूंजी को हम यूं कहें कि लगाने में 10,000 रुपया लागत आ गई और उसकी पूर्ति कीमत होगी 10,000। अब मान लेते हैं कि वो 5 साल चलती है और 5 साल में हमें लगता है, निवेशक को ये आशा है कि ये 5 साल के अंदर 20,000 रुपया कमा के देगी। तो कहने का मतलब है जो 20,000 रुपया 5 सालों में आएगा, वो 1 साल में इतना, 1 साल में इतना, यूं करके 5 सालों में मान लेते हैं वो हर साल मान लेते हैं वो कितना करके दे रही है, 4,000 रुपया कमा रही है, हर साल 4,000 रुपया दे रही है, तो 5 सालों में हो गया 20,000 रुपया। 5 साल बाद उस निवेशक को वो 20,000 रुपये तक कमा कर दे देगी। लेकिन जो 20,000 रुपया उसकी प्रत्याशित आय है और उसको आज उस पर इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपया, वो उसकी पूर्ति कीमत है। तो 20,000 को इस दर से कम कर दें कि वो 10,000 रुपया बन जाए, आज की पूर्ति कीमत के बराबर आ जाए। तो वो जो रेट आएगी, जिस डिस्काउंट रेट से वो 10,000 हो जाएगी, उस रेट को हम डिस्काउंट रेट या एमईसी कहते हैं। वो उसकी प्रतिफल की दर बन जाएगी कि हर साल, इसका मतलब ये भी हो गया कि 10,000 रुपया कितने सालों में 20,000 रुपया हो जाएगा, या 20,000 रुपया कितने सालों में डिस्काउंट कर दें तो 10,000 रुपया हो जाएगा। तो निवेशक को ये हो जाएगा कि आज यदि मैं 10,000 लगाया है, ये 20,000 कमा के देगा मेरे को, तो इस पे कितनी दर से प्रतिफल मिल रहा है, उसको उसने डिस्काउंट के आधार पे मेजर किया है। यहाँ उसके लिए जो सूत्र दिया गया है वो ये है, SP = PY1/1 + R। 1 + R का PY का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी प्रत्याशित आय पहले वर्ष की, और 1 + R जो है, R है डिस्काउंट रेट जो बट्टा दर है। दूसरे साल का PY2 कर दिया, 1 + R की 2, यानी जितना समय, 2 साल है तो 2 की स्केयर लगेगी, तीसरी अवधि है तो 3 की स्केयर लगी, 4 की अवधि है तो 4 की स्केयर, 5 की अवधि है तो 5 की स्केयर लग के ये सूत्र बना है डिस्काउंट रेट का। तो इस तरह से जब इसको काटेंगे तो ये पूर्ति कीमत के बराबर इसको करना है। तो कहने का मतलब है कि कीन्स कहता है कि किसी पूंजी के समस्त जीवन काल से प्राप्त होने वाली आय को इस दर से काटें कि उसका वर्तमान मूल्य उसकी पूर्ति कीमत के बराबर हो जाए, उसे ही डिस्काउंट रेट या एमईसी कहा जाता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लेते हैं कि कोई पूंजीगत पदार्थ है, परिसंपत्ति है, जिसका समस्त जीवन काल 5 वर्ष है मान लेते हैं, और हर साल उससे 100 रुपया सृजित हो रहा है। तो 5 सालों में कितने सृजित होंगे, 500 रुपये। तो उसके हर साल की कितनी, उसका हर साल का यदि निकालते हैं हम 100 × 1 + 5/100, इसके स्क्वायर लग गया, ये चौथे साल का, 5वें साल का, सभी सालों का उसका वर्तमान मूल्य निकल जाएगा।
यानी 5 सालों का वर्तमान मूल्य निकालेंगे तो 432 रुपये 94 आता है। इसको हम यहाँ अलग टेबल में भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको जो है पहले साल जो 100 रुपये आएगा उसका वर्तमान मूल्य निकल रहा है 95 रुपये 24 पैसे। यहाँ हम यूं देख ले वर्तमान मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपसे मान लेते हैं कोई किसी ने 1 लाख रुपया किसी से आपने लेना है या उधार दिया है और वो कह रहा है कि आपको मैंने 1 लाख रुपया देना है, मैं आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपया दूंगा। यदि वो आज आपको 1 लाख रुपया देता है तो 1 लाख रुपये पर आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। आप बैंक में जमा करवाएंगे तो हो सकता है वो 1 लाख रुपया 1,05,000 हो जाए 1 साल बाद। लेकिन 1 साल बाद यदि आपको 1 लाख रुपया मिलता है तो उस पर आपको ब्याज का नुकसान हो गया। कितना? 5,000 रुपया। इसका मतलब 5,000 उसमें से माइनस करते हैं तो वो 95,000 के बराबर है। यदि आज वो आपको 95,000 देता है तो भी आपके लिए, चाहे वो आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपया देता तो आपके लिए इक्वल है, क्योंकि आपको तो 5,000 रुपया उसमें नुकसान हो गया। इसलिए ये माना जाता है कि जो भी आय प्राप्त होगी उसका वर्तमान मूल्य ब्याज की दर के बराबर नुकसान होता है उसमें, यानी ब्याज की दर के बराबर उसका नुकसान है। जो हमें 2 साल बाद 100 रुपया मिलेगा उसका आज वर्तमान मूल्य 90 रुपये 70 पैसे है। जो 3 साल बाद 100 रुपया है ना, उसका वर्तमान मूल्य कितना निकला? 86 रुपये 38 पैसे। जो चौथे साल 4 साल बाद 100 रुपये मिलेगा उसका आज मूल्य कितना है? 82 रुपये 27 के बराबर है। जो 5वें साल मूल्य मिलेगा उसका आज मूल्य है 78 रुपये 35 पैसे। तो निवेशक उसका वर्तमान मूल्य निकाल के देखता है कि जो पैसे 5 साल बाद आएंगे उसका आज वर्तमान मूल्य कितना है। वो जो मैंने लागत लगाई है उससे ज़्यादा है, उससे कम है। यदि मेरी आज जो लागत लगाई उसके बराबर है उसका वर्तमान मूल्य, तो उस पर जो डिस्काउंट रेट है वो एक तरह से उसकी इंटरेस्ट या उसको उसके लिए MEC बन जाएगी, प्रतिफल की दर बन जाएगी। इस टेबल में समझिए आप, इसका सभी 5 वर्षों का मूल्य वर्तमान मूल्य निकला 432 रुपये 94 पैसे। जो उसको 5 सालों में प्राप्त होने 500 रुपये, उसका आज ही मूल्य निकल रहा है 432 रुपये 94 पैसे। इससे ये सिद्ध हो रहा है या इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि इस निवेशक ने 432 रुपये 94 पैसे किसी पूंजी पर निवेश किए हैं, उसकी पूर्ति कीमत 432 रुपये 94 पैसे होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी लागत इससे ज्यादा है तो प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य तो 432 रुपये 94 पैसे आ रहा है। इससे पूर्ति कीमत यदि ज्यादा हुई तो निवेशक को नुकसान होगा। तो निवेशक 432 रुपये 94 पैसे जो आ रहे हैं उस 500 का वर्तमान मूल्य, इसके बराबर उसकी पूर्ति कीमत होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि एक निवेशक आज 432 रुपये 94 पैसे खर्च करता है किसी पूंजी पर, 5 साल में उसको 500 रुपये मिलेंगे, तो किस रेट से मिलेंगे? डिस्काउंट रेट क्या ली है? 5%। इसका मतलब ये भी है कि 432.94 जो पैसे हैं, इसका जो इस पर 5% MEC की दर से 5 सालों में 500 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे हम ये पता लगा लेंगे कि उसकी प्रतिफल की दर कितनी आ गई? 5% है। यदि निवेशक 432 रुपये 94 पैसे खर्च करता है, निवेश करता है, तो उसको 5 सालों में उसे 500 रुपये मिलने हैं, तो उसकी प्रतिवर्ष दर क्या हो गई? 5% हो गई। ये उसकी MEC मानी जाएगी। अब इस तरह से हम उसकी MEC निकाल लेंगे। लेकिन MEC निकालने से ही काम नहीं चलेगा। अब निवेशक को ब्याज की दर का भी पता होना चाहिए। उसने निवेश करना है, उसने MEC को कैलकुलेट कर लिया डिस्काउंट रेट के जरिए, लेकिन अब वो देखेगा ब्याज की दर के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करेगा कि ब्याज की दर क्या है। ध्यान देना, यहां हम देखते हैं कि यदि MEC ब्याज की दर से ज्यादा है तो उसके लिए अनुकूल स्थिति है और वो निवेश करने के लिए प्रेरित होगा, और यदि MEC ब्याज की दर से कम होगी तो किसी भी सूरत में वो निवेश नहीं करेगा, क्योंकि MEC तो उसका लाभांश है, उसका प्रतिफल की दर है, और R उसके लिए लागत है। तो लागत से आगम कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, यदि MEC और MR दोनों बराबर हो गए, MEC और R ब्याज की दर, तो उसके लिए अनिश्चितता की स्थिति है कि निवेश करे या ना करे, क्योंकि जितना % उसको प्रतिफल मिल रहा है उतने % ही उसकी ब्याज दर, उसकी लागत है। तो लागत की दर और लाभ की दर दोनों बराबर हैं,
तो ऐसी स्थिति में यानी प्रतिफल की दर और लागत की दर दोनों बराबर हो गई, तो जो लाभ की दर है वो शून्य होगी, लाभ उसके लिए शून्य है। तो ऐसी स्थिति में न उसके लिए हानि है न उसके लिए प्रॉफिट है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए एक अनिश्चितता की स्थिति है। इसको हम इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं। देखिए ये MEC है, ये ब्याज की दर है, सॉरी का ये जा रहा है। ई बिंदु पर जो है OL इन्वेस्ट करता है, तो वो उसकी सामय की स्थिति है। यहाँ थोड़ा आपको नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है। ये MEC वक्र है जो नीचे गिरता जाता है। जैसे जैसे निवेश करते जाएंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की रेट कम होती जाएगी। ये मान लेते हैं बाजार में ब्याज की दर है। अब निवेशक इस स्थिति में क्या करेगा, प्रति निवेश करता जाएगा। क्यों करता जाएगा? क्योंकि MEC का मान ब्याज की दर से क्या है, ज्यादा है। ये निवेशक के लिए एक लाभ की स्थिति है। करते करते जब वो K स्टार पर आता है, ई बिंदु एक ऐसा समय बिंदु आता है जहां पर MEC घटती घटती ब्याज की दर के बराबर हो जाती है, और यहीं पर निवेशक का समय बिंदु होगा। इसके आगे यदि निवेशक और निवेश करता है तो MEC ब्याज की दर से कम हो जाएगी और निवेशक के लिए एक हानि की स्थिति है। इसमें वो कभी नहीं जाएगा और उसका साम्य बिंदु क्या होगा, E होगा, जहां पर MEC इक्वल टू R है। तो निवेशक किस प्रकार से निवेश का निर्णय लेता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है, MEC और ब्याज की दर। इन दोनों के आधार पे इसको तय किया जाता है। यहाँ देखिए, इसको एक टेबल में भी समझ सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं 5,000 रुपये की कोई मशीन लगाई गई और प्रति वर्ष उसे 200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और उसकी MEC आ रही है 4%, लेकिन ब्याज की दर भी 4% है, तो दोनों बराबर हो गए, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ तटस्थ हो गया भुगता निवेशक कि निवेश करे या ना करे, उसके लिए दुविधा की स्थिति है। दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पर निवेश कर रहा है, 4,000 रुपये की मशीन की लागत है और 200 रुपये उस पर भी प्राप्त हो रहा है, तो MEC कितनी आ रही है, 5% ज़्यादा आएगी और ब्याज की दर 4% है, MEC ज़्यादा आ रही है, तो जरूर उसके लिए अनुकूल स्थिति है और निवेशक यहाँ पर निवेश करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तीसरी स्थिति उसके लिए बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि 5,000 रुपये पूर्ति कीमत है और प्रत्याशित आय आ रही है 200 रुपये, तो यहाँ पर MEC कितनी आएगी, उसकी 4% आ रही है। जब 4% आ रही है और ब्याज की दर कितनी है, 5%, यहाँ तो आइरेशनल जो इन्वेस्टमेंट है वही ऐसा कर सकता है कि निवेश करे, क्योंकि उसको 4 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये खर्च करे और 4 रुपये प्राप्त हो, ऐसा तो संभव नहीं है, हानि की स्थिति है। तो ऐसा कोई भी निवेशक इस स्थिति में नहीं जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हमने MEC को समझा है कि MEC क्या होती है। ब्याज की दर के साथ तुलना करके एक निवेशक एक निवेश का निर्णय लेता है, और इस प्रकार से हमने यहाँ MEC को समझा है। आगे हम निवेश क्या होता है, निवेश के क्या प्रकार होते हैं, इस चीज़ का अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।